अभिषेक जी, मैं आपसे दो मेरे प्रश्न है। पहला तो प्रश्न यह है कि ये जो पोजीशनिंग जो केसीआर साहब ने आज किया, खम्मम में एक बड़ी मीटिंग की, वो नेशनल रोल क्या चाहते हैं? क्योंकि वहां 17 सीटें हैं। अगर 17 सीट वो जीत के भी आ जाते हैं तो नेशनल रोल किस तरह का चाहते हैं, क्या चाहते हैं? एक दूसरा, एक मुझे थोड़ा सा ताज्जुब ये लगा कि केसीआर साहब ने जो सबसे पहले जहां पे उन्होंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा प्रयास करके, जिसको कहते हैं ना कि वॉक दैट एक्स्ट्रा माइल, वो बिहार तक गए थे, वो पटना गए थे, उन्होंने वहां कुछ शहीदों के परिवारों को अपने हाथ से चेक दिए, नीतीश के साथ बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। नीतीश जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक स्टेज पे खत्म करना चाह रहे थे, वो जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ के बिठाने लगे, बैठिए बैठिए, ये सब किए। लेकिन नीतीश जी आज गए, मतलब, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये सब जगह निमंत्रण होगा, नीतीश जी नहीं गए। दूसरी बात मैं इसलिए ये पूछ ले रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड तो नहीं है डायरेक्टली। नीतीश जी का एक और आज स्टेटमेंट, आज वो किसी मंदिर में गए थे दर्शन करने, वहां पे वही प्रोफेसर चंद्रशेखर की बात वहां पे हुई, अगर आपने वो देखा होगा। और टीवी वाले लेके उसको भग गए, नीतीश ने वो किया, नीतीश ने। अरे वो मैंने ठीक से सुना स्टेटमेंट, नीतीश ने जब पत्रकार ने पूछा, और वो जिसको वो एक्सक्लूसिव कह रहे हैं, एक्सक्लूसिव कहीं नहीं था, वो चल रहे थे, ये भाई साहब थे तो साथ में इन्होंने अपना माइक लगा दिया, कोई एक्सक्लूसिव नहीं था। खैर, आज तक का जैसी स्टाइल है। अब जो आज तक की जो महिला पत्रकार, वो उन्होंने कर दिया, उन्होंने चेतावनी दी कि उसको अरे उन्होंने कहा कि जब इन्होंने पूछा कि साहब है, उन्होंने कहा फालतू की बातें हैं सब, बिना बात का बतंगड़। उनका कहना था कि फालतू की बातों का तुम लोग बात का बतंगड़ बना रहे हो ना, मतलब जैसे ये है ना कि किन इन बातों में कुछ रखा है, और वो उन्होंने कहा वो उनकी पार्टी का मामला है, उसमें क्या करें। मैं ये दोनों बातें इसलिए पूछ रहा हूं कि अब वो एक एक लग गया है कि वो नहीं नहीं, हाँ, नीतीश और आरजेडी में दरार, नीतीश और आरजेडी में दरार। तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश क्यों ये दरार करेंगे भाई, देयर हैज टू बी रीजन। खैर, मेरा स्ट्रेट प्रश्न, केसीआर का ये पोजिशनिंग करने का के पीछे क्या चीज काम कर रही है? दूसरा, नीतीश का ना जाना क्या एक तरह से इंडिकेट कर रहा है कि नहीं भाई, मतलब जो जहां जिस स्टेट में जैसे है अपने हिसाब से इलेक्शन लड़ो, ऑल इंडिया लेवल पे कुछ इस तरह की चीज नहीं है। आनंद वर्धन जी, इन दोनों सवालों का जवाब देने के पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना याद दिलाना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले मुझे यूट्यूब पर वो वीडियो दिख भी गया था। याद कीजिए, सपा बसपा का जब यूपी में अलायंस हुआ, उस दौर में कहा जा रहा था कि यूपी में भाजपा की सीटें घटेंगी। सुधांशु त्रिवेदी, मुझे याद है कि एक नेशनल चैनल पे बैठ के कह भी रहे थे कि हाँ, हमारी कुछ सीटें घटेंगी, क्योंकि वो उन दोनों का अपना आधार है पार्टियों का, कुछ सीटें घटेंगी। और उस दौर में बीजेपी ने अपने लिए नए एवेन्यू खोलने शुरू किए थे। और वो नए एवेन्यू कौन थे? वो नए एवेन्यू था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यूपी में उसे 9 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में उसकी जो 3 सीटें थी वो बढ़कर 26 हो गई। नतीजा, बिहार में भी उसे 5 सीटों का नुकसान हुआ, अलायंस में उसे 22 जीती थी, 17 पे ही लड़ना पड़ा था। जी, लेकिन जी। उस भरपाई और उससे भी 20 सीटें ज्यादा वो उड़ीसा बंगाल के बूते हासिल कर पाई। अब स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एकमात्र कोई नया एवेन्यू दिख रहा है जहां से वो इंटर कर सकती है, वो है तेलंगाना। अब बीजेपी कहीं बढ़ने की स्थिति में तो आपको दिख नहीं रही है। जी, 6 राज्य हैं इस देश में, आप समझिए इस चीज को। 6 ऐसे जी। राज्य हैं, उत्तराखंड, यूपी, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इन 6 राज्यों में कुल 179 सीट्स हैं, और इसमें 155 सीट अकेले बीजेपी की हैं, बिना किसी अलायंस पार्टनर के। ठीक है। बीजेपी की सीटें गिरेंगी, 110 से 140 के बीच रहेंगी, ऐसी संभावना है। लेकिन यहां पर लीडिंग वही होगी। और इसके अलावा जो 148 सीट जो रेस्ट ऑफ इंडिया से आई थी, उसमें तो इस बार जो हालात दिख रहे हैं, 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी को लाने में मुश्किल आ सकती है। कर्नाटक के हालात आप देख रहे हैं, हिमाचल के देख रहे हैं, दिल्ली के आप देख रहे हैं, हरियाणा के देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हालात आप देख रहे हैं कि भूपेश बघेल कितने मजबूत छत्र बन के उभरे हैं। महाराष्ट्र और बिहार, 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 बिहार झारखंड। झारखंड को आप देख रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर किस प्रकार का मामला है। तो ये एक परिस्थिति है, लिहाजा बीजेपी का फोकस तेलंगाना पे है कि यहां से हम सीटें बढ़ा सकते हैं। नवीन पटनायक ने अपने राज्य में बीजेपी को एक तरह से कंट्रोल कर लिया है। 2017 के आप जिला पंचायत चुनाव पे नजर डालें, 350 सीटें पूरे उड़ीसा में भाजपा ने जीती थी, और वो एक इंडिकेटर था कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ठीक ठाक प्रदर्शन करेगी। तो एक से बढ़ के वो 8 पे पहुंच गए। अब इस बार 32 या 33 सीटें पूरे उड़ीसा में मिली है, नवीन पटनायक ने खुद को संभाला है। तो उड़ीसा का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वहां भी ये घट रहे हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खतौली के बाई इलेक्शन में आपने देखा जिस प्रकार का सामाजिक समीकरण उभर रहा है। गुर्जर वोटर भारतीय जनता पार्टी के क्लच से बाहर जा रहा है और इस चीज को समझते हुए जयंत चौधरी ने कांग्रेस के साथ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अपने वर्कर्स को, अपने जिला अध्यक्ष को भेजा। अगर सचिन पायलट के नाम के साथ भविष्य में इन केस भूतपूर्व मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का टैग लग जाता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा थ्रेट परसेप्शन बीजेपी के लिए पैदा हो रहा है। लिहाजा वो कोशिश करेंगे तेलंगाना पर। तेलंगाना में कोशिश केसीआर की क्या है? केसीआर की कोशिश दरअसल यही दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं इस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को जो वहां 4 अभी सिटिंग सीटें हैं लोकसभा में, उसको शून्य पर लाया जाए या 1 पर सीमित किया जाए। कांग्रेस पार्टी भी वहां जोर लगा रही है। प्रशांत किशोर की टीम में, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनके दाहिना हाथ कहे जाते थे, वो आजकल कांग्रेस का वहां पूरा कमान संभाले हुए हैं। उनके दफ्तर पर छापा पड़ा, लैपटॉप वगैरह काफी सारी चीजें जब्त की गई है। तो कांग्रेस से भी वहां राज्य में उनको लग रहा है कि दिक्कतें हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस के साथ केसीआर चले जाते अलायंस करके, तो सीधा सीधा मतलब होता ना कि अपोजिशन के लिए, बीजेपी के लिए अपोजिशन का स्पेस खाली छोड़ दिया, उसको खुला मैदान मिल गया। वो तो केसीआर कर नहीं सकते। अब कम्युनिस्ट पार्टियों के ऊपर कोई सवाल उठाए कि त्रिपुरा में और बंगाल में अलायंस है और केरल में नहीं है, केरल में अलायंस करके वो क्या करेंगे? केरल में 19 सीटें पिछली बार यूडीएफ की थी, हो सकता है इस बार एलडीएफ की हो, और लोकसभा में जाके वो एंटी बीजेपी जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसी के साथ रहेंगे। तो एक ये परिस्थिति है कि 2 अलायंस पैरेलल बनते हुए दिख रहे हैं। आपको अगर 96 याद हो तो नेशनल फ्रंट का अलायंस किसके साथ था? नेशनल फ्रंट का अलायंस लक्ष्मी पार्वती की तेलुगु देशम के साथ था, और लेफ्ट फ्रंट का अलायंस किसके साथ था? वो चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम के साथ था। बाद में जिसके पास नंबर आए वो यूनाइटेड फ्रंट बन गया, दोनों मिलकर के। तो ये तो हमेशा से होता रहा है। एक स्ट्रेटेजिक अलायंस 89 में पर्दे के पीछे से हुआ, चुनाव के बाद वो सब एक साथ हो गए। तो ये कभी भी एक बड़ा अलायंस बन जाए, ग्रैंड अलायंस बन जाए, उसकी गुंजाइश कब दिखती है। दूसरा सवाल आपका नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ था। तो देखिए, नीतीश कुमार को इस परिस्थिति को तो स्वीकार करना होगा कि विधानसभा में चाहे जिस चिराग मॉडल के तहत ही सही उनकी पार्टी तीसरे नंबर पे पहुंची हो, लेकिन वो तीसरे नंबर पे है। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार थे तो यही दिक्कतें थी, और राजद के साथ जब नीतीश कुमार है तब भी उनके साथ यही दिक्कतें हैं। लेकिन यहां कम से कम एक चीज की एश्योरेंस है कि राष्ट्रीय जनता दल के पास वो संसाधन नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के पास वो सामाजिक परिस्थितियां नहीं है जो जनता दल यूनाइटेड को तोड़ सके। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर एक खतरा था, खास करके महाराष्ट्र में जब खेल हो गया उसके बाद से ये खेल किया जा सकता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि बिहार, ईस्टर्न यूपी में कितने एमएलए होंगे जिनके पास 50 करोड़ की भी चल संपत्ति होगी। सीबीआईडी के रडार में जाने लायक तो एमएलए है नहीं यहाँ। तो ये एक परिस्थितियां हैं जिसमें बीजेपी को दिक्कतें आ रही है। कोशिशें जारी है, उपेंद्र कुशवाहा वगैरह के बारे में कहा जा रहा है कोशिशें जारी है, लेकिन नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं ना जाति जनगणना वाला, उससे भारतीय जनता पार्टी को डर है। और डर वो नहीं है जो आप मीडिया में दिखा रहे हैं। एक चीज पर आप ध्यान दीजिएगा, पिछड़े वर्ग में कहा जा रहा है कि पिछड़े वर्ग की गोलबंदी हो सकती है, आरक्षण बढ़ सकता है, ये सारे मुद्दे अपनी जगह है, लेकिन उसका मुकाबला बीजेपी कर भी लेती है अपने सामाजिक समीकरण से, नरेंद्र मोदी के चेहरे से, हिंदुत्व से, लाभार्थी चेतना से काफी हद तक कर लेगी। कुछ नुकसान होगा वहां पे, लेकिन जो अगड़े वर्ग के बीच जो सामुदायिक चेतना, जो जातीय चेतना का विकास उसके बाद हो सकता है, उसका मुकाबला भाजपा कैसे करेगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, महागठबंधन के पास आप बाकी सारी चीजों को छोड़ दे, बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार का जो सामाजिक आधार है वो 36-37% का वोट का तो है ही, जहां से वो टेक ऑफ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास जो सामाजिक आधार है वो 10 से 12% का है, जहां से वो टेक ऑफ करते हैं। यूपी में भी वही स्थिति है। दोनों जगह ने बीजेपी ने क्या किया है कि एक फ्लोटिंग वोटर्स के बहुत बड़े हिस्से को उसने बीजेपी के डिवोटेड वोटर में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। जातिगत जनगणना उन सारे तबकों की जातीय अस्मिता को उभार कर ले आएगी। अब कल्पना कीजिए, मैं जिस लोकसभा सीट से आता हूं, मोतिहारी मेरी लोकसभा सीट है, उस लोकसभा सीट में राजपूत भूमिहार की चुनावी लड़ाई काफी दिलचस्प होती है। अब हिंदुत्व के चुनावी एजेंडे के साथ राजपूतों से ज्यादा संख्या वहां भूमिहारों की है, तब तो महागठबंधन को दिखेगा ना कि हाँ, उस कम्युनिटी को भी दिखेगा मेरा सांसद होना चाहिए, और महागठबंधन को भी दिखेगा कि मेरे वोट के साथ इनके वोट जुड़ जाए, तो हो सकता है। और बिहार में ऐसी 20 सीटें हैं जहां पर ऐसा खेल हो सकता है, और जहां बीजेपी सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो उनका डर ये है। और उसी डर को कहीं ना कहीं बीजेपी, चाहे वो आईआरसीटीसी मामले को खोलने की बात हो
या तमाम तरह की जो दूसरी चीजें हैं जिसमें लालू यादव के परिवार को दबाने की कोशिशें हो रही है, वो करती हुई दिखाई दे रही है और करेगी भी। लेकिन अब सवाल चूंकि लालू यादव के परिवार के सामने वोट बैंक का है, वो कहां जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हाथ मिला नहीं सकते। आज की तारीख में नीतीश कुमार की सरकार अगर जातीय जनगणना के पहले गिरती है तो पिछड़े वर्गों के बीच विलन बीजेपी भी बनेगी और पिछड़े वर्गों के बीच विलन तेजस्वी यादव भी बनेंगे। ये एक खतरा है। और इन सब खतरे के बीच जो विपक्षी एकता की बात आप कर रहे हैं ना, 32% अल्पसंख्यक वोटर है बंगाल में। ममता बनर्जी चाहे कांग्रेस के साथ या थर्ड फ्रंट के साथ मिलकर लड़े या ना लड़े, जो भी उनके सांसद होंगे वो भाजपा के खिलाफ जाएंगे। अगर आपको याद हो पीएस संगमा वर्सेस प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रपति पद का चुनाव, क्या प्रणब मुखर्जी के साथ जाने के लिए वो तैयार थी? वो तो सोमनाथ चटर्जी का नाम लेके आई थी, मुलायम सिंह यादव के साथ बैठ के कर रही थी। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़कर ऐलान कर दिया प्रणब मुखर्जी के नाम का, तो उन्हें समर्थन देना पड़ गया। तो ममता बनर्जी के साथ आज की तारीख में स्थिति यही है कि पोस्ट पोल सिनेरियो में कोई भी गठबंधन सत्ता में आए, थर्ड फ्रंट आउटसाइड सपोर्टेड बाय कांग्रेस और कांग्रेस सपोर्टेड बाय थर्ड फ्रंट, कोई भी गवर्नमेंट आए, ममता बनर्जी के चुने हुए सांसदों की वही स्थिति होनी है जो 2004 में समाजवादी पार्टी के 40 सांसदों की थी, कि उनको समर्थन दे ना दे, उनको समर्थन देना ही पड़ा। उनकी अहमियत बहुत ज्यादा नहीं है, और अहमियत इसलिए भी ज्यादा नहीं है, ममता बनर्जी की परिस्थितियों पर आप ध्यान दें। केरला से जो भी रिपोर्ट आ रही है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, कुछ वहां केरल कैडर में आईएएस भी है, लेफ्ट फ्रंट बाउंस बैक कर रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी को बहुत नीचे गिरा दिया है, जो म्यूनिसिपल इलेक्शन में दिखा था। वहां पर भी अगर 5, 6, 7, 8 जो भी सीटें मिले, लेफ्ट कांग्रेस कंबाइन को मिलती है। 1-2 सीट चर्चा है कि नीतीश जीतेंगे लड़ने के लिए, एक आध सीट चर्चा है कि राजस्थान में कांग्रेस भी दे सकती है लड़ने के लिए, जो उनका गढ़ रहा है, एक सीट वो जीतते रहे कई बार। कई राज्यों से उनको मिला करके लेफ्ट फ्रंट को जो सीटें होंगी, यदि वो 1-2 सीट भी लेफ्ट फ्रंट की ममता बनर्जी से ज्यादा होती है, तो ममता बनर्जी की बार्गेनिंग पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये सब इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस है, लेकिन इसके बीच में भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन जा सकता है वो तो सब जानते हैं, या तो आंध्र प्रदेश वाली कोई एक पार्टी जाए या नवीन पटनायक जाए, इसके सिवा कहां कुछ है। अभिषेक जी, एक आपकी एक छोटी टिप्पणी ले लें, फिर अरुण जी जो आ गए हैं उनके साथ, क्योंकि समय का भी वो है। अभिषेक जी, मुझे एक चीज ये बताइए, क्योंकि एक अभी जो कल इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी खत्म हुई बीजेपी की, उसमें बार बार एक चीज आ रही है कि 9 राज्य जीतने हैं, 9 राज्य जीतने हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि स्ट्रेटेजिकली कभी कभी बीजेपी के आजकल दिन ठीक नहीं चल रहे हैं, तो वो गलत नैरेटिव भी बना दे रही है। जब ये 9 राज्य की बात है, तो उसमें से एक राज्य जो मेघालय है, वहां पे बीजेपी की कुल 2 सीटें हैं। अब वो कहने को बीजेपी अपना उसको दिखा रहे, वो मेरा राज्य मेरा राज्य। अरे भाई, वहां आपका राज्य क्या, वहां 2 सीटें आपकी। त्रिपुरा में आपकी एक जगह ऐसी है जहां पे आपकी सरकार है, और नागालैंड में तो एक नए तरह का मतलब ये बिल्कुल ही नए तरह का एक एक्सपेरिमेंट है, जहां पे ऑपोजिशन लेस गवर्नमेंट है। वहां पे एक भी व्यक्ति ऑपोजिशन में नहीं है। 59 के 59 लोग, मतलब सारे एमएलए सत्ता पक्ष में हैं। और ये जरूर है, आज मैंने कहीं कहा भी कि वो एक बंदर वाली स्टोरी अगर आपने सुनी थी कि वो बंदर रोटी तौलता है, इधर कम इधर ज्यादा, तो बीजेपी के पास 12 एमएलए हैं लेकिन 6 मंत्री हैं, और जो लीड कर रहे हैं एनडीपीपी, उसके पास 20 एमएलए हैं लेकिन 4 मंत्री। तो ये करना तो बीजेपी को आता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो मैं जो एक चीज आपसे क्विक इससे जरा बाहर निकल के पूछ ले रहा हूं कि अगर त्रिपुरा में बीजेपी 2013 में बीजेपी को वोट मिलता है 1.5% और 2018 में वोट मिलता है 43%, तो वो फॉर्मूला तो फिर वापस भी हो सकता है ना, 43 का 1.5% पे भी आ सकता है। तो ये कैसे मान लेना कि वो 43 है ही। और तो आपको क्या लगता है, जो 3 राज्यों के इलेक्शन है, हालांकि राज्य बहुत छोटे हैं, कहीं पे 28 लाख वोटर, 13 लाख वोटर, 22 लाख वोटर, लेकिन साइकोलॉजिकल जो वॉर है 2024 से पहले की, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिन 3 राज्यों का आपने जिक्र किया, उन 3 राज्यों की अधिकांश सीटों की स्थिति ये है कि 5-6 हजार वोट लाकर लोग एमएलए हो जाते हैं, या 10 हजार वोट लाके, और अपने वोटर को पूरे 5 साल कभी मनाली कभी गोवा घुमाते रहते हैं। ये एक स्थिति है। अब उसमें जिसके पास संसाधन होते हैं उसको कामयाबी मिलती है। खिलाते और पिलाते भी रहते हैं ठीक से। जी, आपने जो ये कहा कि 9 राज्य हमें जीतने हैं, ये क्यों कहा जा रहा है, तो मैं संक्षेप में ही आपको बस 1-1.5 मिनट लूंगा, मैं बता देता हूँ। जी 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 जी, मुझे समझ में आ रहा है। देखिए, अगर बहुत कंजर्वेटिव होकर भी हम आज की तारीख में आकलन करें, प्रो बीजेपी होकर भी हम आकलन करें,
तो इतना आपको मान लेना चाहिए कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को 52 से 90-95 के बीच में तो ला दिया है लोकसभा में आज की तारीख में। दूसरा फैक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ यह है कि नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर जहां रूल कर रहे हैं जिन राज्यों में, वहां की लोकसभा सीटों की संख्या 240 है, 240 या 241 है। उसमें इन राज्यों में इनकी रणनीति है, जो रीजनल पार्टीज है, रीजनल क्षेत्र जिसमें केसीआर भी है, उनकी रणनीति है कि कम से कम 160-65 यानी 2/3 सीटें हम कब्जा करें आज की तारीख में। तीसरा एक फैक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ यह है कि रीजनल पार्टियां जहां सत्ता में नहीं है और ताकतवर है, उनमें 133 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र की 48 और जम्मू कश्मीर की 5। इन 133 में इनकी कोशिश है कि 50 से 60 सीटें लाएं। तो 160, 50-60 यानी 210 से 220, और कांग्रेस के 90-95-100 जो भी होते हैं। आज की तारीख में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को असल डर यही है कि अगर ये 160-70 के आंकड़े तक पहुंच गए, आप देखिए बिहार, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और ये केरल या पूर्वोत्तर के 1-2 राज्य जो है और सिक्किम वगैरह को मिला के 240 लोकसभा सीटों वाले राज्य हैं। इनमें आप लोकसभा सीटें 2/3 उनके लिए लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आजकल जो वोटर का ट्रेंड है कि एक तरफा झुकता है, ममता बनर्जी को 34 सीट कभी दे देता है, कभी नवीन पटनायक को 20 सीटें किस में दे देता है, तो इसमें बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उन्हें 160-70 सीटें उन क्षेत्रीय दलों को मिल जाए। हो सकता है कि उनके बुते कांग्रेस को भी 15 सीटें मिल जाए उन राज्यों में, बिहार में, या फिर आप देखें झारखंड में या महाराष्ट्र में, सब तीनों राज्य को मिला करके कांग्रेस को भी 15 सीटें आ सकती है। तो ये चीज मैं कह रहा हूं कि ये एक सबसे बड़ा डर है बीजेपी को कि अलग अलग अलायंस जो बन रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं 200 सीटों के आसपास, 190-200 सीटों के आसपास ला कर रोक रहे हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं, बस 10 सेकंड में आपको मैं बता दूं कि मुझे जो लग रहा है इस मामले में कि देखिए, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी आज की स्थिति में 55 से 60 सीटों पर नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आ गई है। भारत जोड़ो यात्रा, खड़गे के एलिवेशन के बाद कर्नाटक में 1 सीट है कांग्रेस की। अब चाहे 2 हो या 19 हो, 18 हो, उसे बढ़नी ही है। 4 राज्य जो सेंट्रल इंडिया में है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 91 में 3 सीटें कांग्रेस के पास है। अब उनकी 6 हो या 26 हो, बढ़नी कांग्रेस की है, बढ़नी भाजपा की नहीं है। ये कैसे? हरियाणा हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब में जो कांग्रेस को नुकसान होगा वो हरियाणा और इसमें हिमाचल में उसकी भरपाई होती हुई दिख रही है। केरला में जो लेफ्ट फ्रंट के हाथों लॉस होगा, बीजेपी के हाथों नहीं, वो कर्नाटक में भरपाई होती हुई दिख रही है। तो ऐसे में यूपी, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी कुछ सीटें आ जाती है कांग्रेस को, तेलंगाना से भी कुछ सीट आ जाती है, एक आध आंध्र से भी आ जाती है। कांग्रेस पार्टी का तो 95-100 सीटों तक पहुंचना उसका तय हो जाता है। तो बीजेपी को ये डर है। लेकिन बीजेपी किससे सीटें छीन रही है? उसे तो सिर्फ इंडिया में एक चांस दिख रहा है कि केसीआर का ही राज्य है जहां वो बढ़ा सकती है। तो केसीआर की बेचैनी कौन समझ सकते हैं? तो उसका एवेन्यू ये है। सुनील देवधर को त्रिपुरा में जो थे आर्किटेक्ट थे उनको लाया गया, सुनील बंसल को भी भेजा गया था यूपी से तेलंगाना। तो मकसद क्या है ये सब समझ रहे हैं, और बीजेपी भी समझ रही है कि नए एवेन्यू खोलने के नाम पर उसके पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है और पुराने में बरकरार रखना मुश्किल है।